साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज 28 अक्टूबर 4 बजे से शुरू होकर 29 अक्टूबर तक 2 बजे तक रहेगा। ग्रहण भारत के पड़ोसी राज्य समेत इंडोनेशिया, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में दिखेगा ग्रहण। एशियन पैरा खेलों में भारत ने 100 मेडल्स का आंकड़ा किया पार। पीएम मोदी ने एथलीटों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, ये सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम। उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी। ऑफिशियल ईमेल आईडी पर कहा उसके पास भारत में सबसे अच्छे शूटर, 20 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने चुनाव में अपने ही सामने खड़े बीजेपी उम्मीदवार के छुए पैर। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार पहुंचे थे नामांकन करने, वीडियो हुआ वायरल। देश भर में लोगों को ठंड का एहसास, कोहरे की चादर में ढकने वाले हैं। दिल्ली, यूपी, दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश भर में लोगों को ठंड का एहसास, कोहरे की चादर में ढकने वाले हैं। दिल्ली, यूपी, दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। जैसलमेर में कई पाक विस्थापित लोगों ने जिला कलेक्टर के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना है कि नागरिकता पाने के लिए कई पाक विस्थापित लोग जिला कलेक्टर से मिलने उनके ऑफिस गए, जहां कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें चैम्बर से बाहर भेज दिया। साथ ही उनका ज्ञापन लेने के बजाय उन्हें प्रताड़ित किया गया। बता दें कि लोगों ने इल्जाम लगाया कि जिला कलेक्टर का रवैया तानाशाही है, ना कि लोक सेवक जैसा। इसी के साथ पाक स्थापित परिवारों का ये भी कहना है कि सुनवाई नहीं की गई तो आगामी दिनों में नागरिकता प्राप्त पाक स्थापित परिवार मतदान का बहिष्कार करेंगे। आपके सामने जो खड़े हैं सभी हिंदू पाक विस्थापित शरणार्थी है। हमारी 25 से 30 नागरिकता की फाइल जो एकदम तैयार पे है पिछले 3-3.5 महीने से। पहला ज्ञापन हम कलेक्टर साहब को 4 अगस्त को दिया, फिर बोला आप सूची दो, 16 अगस्त को सूची दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोगों को परेशान किया जा रहा। जब इससे पहले जब हम कलेक्टर साहब से मिले थे तो अपने घर में इनको कहा था इनको ऑफिस से बाहर निकाल दो। आज भी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया तो कहा ठीक है आप चले जाओ, मैं देखूँगा। जब मैंने कहा साहब हम 3 महीने से आपके पास आपने क्या देखा है? हमारे पासपोर्ट खत्म हो रहे, पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होंगे और रिन्यूअल कराना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। दिल्ली में रिन्यूअल होता है उसके बहुत बड़ा खर्चा है। बोला आप इनको वापस भेज दो। ये कलेक्टर साहब का शब्द है कि आप इन लोगों को वापस भेज दो। खेड़ली के बल्लूपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके बाद 12 बोरी फसल और 2 खाट व 2 कमरों को भारी नुकसान पहुंचा और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को खबर दी गई और बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत रही कि किसी भी तरह की जानहानि की खबर सामने नहीं आई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेवदर विधानसभा से बीजेपी ने जगसी राम कोहली को टिकट दिया, जिसके बाद कोहली ने अपने समर्थकों के साथ जालौर की सुंदा माता मंदिर में धोख लगाई, साथ ही पैदल यात्रा भी निकाली। पैदल यात्रा के दौरान कोहली का जिरावला, दांतराई, अमरापुरा अनेक जगहों पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उनके कई समर्थक भी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्कूली छात्र छात्राओं ने स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया, जिसमें मतदाताओं से आगामी चुनाव में 100% भागीदारी के लिए अपील की गई।
सिरोही में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर लगातार फील्ड में मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पिंडवाड़ा में कार्यरत एफएसटी टीम का निरीक्षण किया। साथ ही आबू रोड में मावल चेक पोस्ट पर चल रही नाकाबंदी की भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी। पीलीबंगा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने, जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने मामले में तत्परता दिखाते हुए टीम का गठन कर आरोपी को राउंड अप किया। डीएसपी नीलम चौधरी ने बताया कि आरएल पेडीवाल कॉटन फैक्ट्री से एक आरोपी को राउंड अप कर अनुसंधान जारी है। ये 25 तारीख की बात है, अभी परसों की बात है। सुबह 8:30 बजे घटना हुआ। एक आरएल पेडीवाल फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है यहाँ 15 PBN में। तो उसमें ऐसा घटना स्थल है इसका। और एक इसके पिताजी है भूपेंद्र जी, तो उन्होंने किसी पत्रकार ने सूचना दी SHO साहब को, तो SHO साहब फिर मुलजिम को राउंड अप किया हमने। उसके बाद में अनुसंधान जारी है। बच्ची को टॉफ़ी के चॉकलेट के बहाने वो बेला फुसला कर लेकर गया और उसके साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की या दुष्कर्म किया। तो उसके बाद में अभी मेडिकल बोर्ड का हमने गठन करवा दिया है। इसका मेडिकल बोर्ड गठित होकर मेडिकल जांच हो जाएगी बच्ची की, उसके बाद में आगे अनुसंधान जाएगा। सवाई माधोपुर के लालसोट में बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकरा गई, जिसमें नीम का पेड़ टूटकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मलारना चौड़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। महाभारत के द्रोणाचार्य मशहूर फिल्म कलाकार सुरेंद्र पाल प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ पत्रकार उमंग माथुर ने उनसे खास बातचीत की और उनसे जाना वर्तमान चुनावी हालातों के बारे में। क्या कहा कलाकार ने? हमारे साथ में है सर, जिस प्रकार से महाभारत के अंदर आपने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था, पांडवों कौरवों को आपने जीत का मंत्र दिया था, तो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किस प्रकार से आप इन सभी कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देंगे? देखिए, आएगा तो मोदी है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे राज्य की खस्ता हालत हो रही है, सड़कें नहीं हैं, रोडें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, जो जिस तरह से उन्होंने करप्शन यहाँ फैला रखा है वो सभी जनता को मालूम है और देख भी रही है जनता। तो अब जनता भी चाहती है कि हम जो है एक पीसफुल ज़िंदगी जिएं और हमें सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिले। और वो सिर्फ बीजेपी ही सक्षम है। एक ऐसी पार्टी है जो देश को चलाने में सक्षम है, जिसमें करप्शन नहीं है, करप्शन नाम की चीज़ नहीं है। और ये लोग करप्ट लोग हैं, इतने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं ये लोग। और हमारा तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि बीजेपी आए। और सबकी आंखें खुल चुकी हैं, कांग्रेसियों की भी आंखें खुलना चाहिए। और उनको, हमारे लिए जो है देश सर्वोपरि है और हम उसी पार्टी को प्रमोट करेंगे जो देश के हित में बात करे। सर, एक आखिरी सवाल ये है, आपने कई राजस्थानी मूवीज़ में भी आपने काम किया है, कई प्रमुख किरदार आपने निभाए हैं, तो सुझाव बीजेपी जनता से, कलाकारों से, हर वर्ग के लोगों से मांग रही है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो क्या कुछ वो सुझाव रहेंगे जिनके बेसिस पे ये अपना? हम चाहेंगे कि राजस्थानी भाषा को एक दर्जा मिले हमारे उसमें, और फिल्मों को प्रोत्साहन मिले, मनोरंजन को प्रोत्साहन मिले और अच्छी अच्छी फिल्में राजस्थान में बननी शुरू हों। और बीजेपी ही है जो ये कार्य करेगी। कांग्रेस ने कभी ना कार्य किया है, ना आगे भी करेगी। मैं तो किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो देश हित में बात करती है, और बीजेपी देश हित में बात करती है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाभारत के द्रोणाचार्य, शक्तिमान के दमराज किल्वे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि
बीजेपी ही वो पार्टी है जो तमाम समाज के लोगों का हित की बात करती है, समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बीजेपी बात करती है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में राजस्थान में, क्योंकि महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिला अपराधों में एक नंबर राजस्थान हो चुका है, बेरोजगारों के साथ किए गए वायदे तमाम जो किए गए थे वो झूठे साबित हो चुके हैं, किसानों के साथ अत्याचार यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता ये मन बना चुकी है सुरेंद्र जी के अनुसार कि अब कांग्रेस को यहाँ से हटाना है, बीजेपी को वापस लेकर आना है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। हमारे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ईडी की तुलना कुत्तों से किए जाने पर उनके बयान को मानसिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पिछले 5 सालों तक जमकर भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया गया और अब जब ईडी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है तो मुख्यमंत्री बौखला गए। देखिए हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने लक्ष्मीकांत भारद्वाज से खासियत बात। कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई है और इस वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेसी खेमा काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, काफ़ी खलबली मची है। सर, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी थोड़ी देर पहले पीसी हुई थी, काफ़ी बौखलाए से लगे, गुस्से में लगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुत्तों की तरह ईडी राजस्थान में घूम रही है। देखिए, चोर के पैर पे जब डंडा पड़ता है तो ऐसे तिलमिलाता है। राजस्थान को लूटा 5 साल इन लोगों ने। एक एक जो राजस्थान के नागरिक हैं उनके साथ लूट करी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में पैसा खाया, सड़क रोडवेज में पैसा खाया, राजस्थान में पेपर लीक में पैसा खाया। आज जब पैसा निकलने की बारी आ रही है, ईडी इनको गिरबान पकड़कर इनसे पैसा निकाल रही है, तो ये तिलमिला रहे हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान आज ठान चुका है कि जो चोर उचक्के पिछले 5 साल में राजस्थान की जनता को लूटने में लगे हुए थे, उनसे बदला लेने का समय है और उनसे जो राजस्थान को लूटा वो उगलने का समय है। साहब, एक सवाल और ये भी है कि जिस प्रकार से आज 5 नई गारंटी इन्होंने दी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी कई प्रकार की गारंटियाँ जो 5 साल पहले इन्होंने दी थी, कहीं ना कहीं उन गारंटियों को भी अभी पूरा होने में हम ये कह सकते हैं अब तो वो बिल्कुल पूरी ही नहीं हो सकती। अब उन्होंने 2 पहले दी, 5 आज दे दी, तो कुल मिला के 7 गारंटी और दे दी। देखिए, एक गारंटी तो पक्की है, कांग्रेस यानी झूठ की गारंटी। कांग्रेस झूठ बोल सकती है, कांग्रेस झूठे वादे कर सकती है, वोट लेने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, षड्यंत्र कर सकती है। कांग्रेस काम कुछ नहीं कर सकती। जो 5 साल पहले वादे करके सत्ता में आए थे, उनको पूरे 5 साल में पूरे कर नहीं पाए। आज जब दोबारा चुनाव में जा रहे हैं तो इस तरह का वादा करने की ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी पिछले 5 साल के चुनावों से पहले इन्होंने वादे किए थे। अभी कई और लोगों के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं। मार्केट में खबर है कि कई और लोगों के पे ईडी जा सकती है। देखिए, वो तो ईडी जाने कि वो किस पे जाएगी, क्योंकि वो तो स्वतंत्र एजेंसी है जो जनता का पैसा खाते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब वो किस ने पैसे खाए हैं वो तो तिलमिलाहट तो उनमें दिख सकती है। अपन तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन तिलमिला रहा है, इसलिए ईडी किसके यहाँ जाने वाली। आखिरी सवाल और ये है कि सर, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरे का नाम सामने आ रहा है अभी, ज्योति खंडेलवाल जी। मैं नाम भी अगर ले लूँ कि बीजेपी में बहुत जल्द वो शामिल हो सकती हैं। बड़े बड़े चेहरे पूर्व में भी बीजेपी में शामिल हुए, ज्योति मिर्धा हो गए, सुरेश मिश्रा जी हो गए, अब आज नाम ज्योति खंडेलवाल जी का आ रहा है। राजस्थान की अमन, शांति और विकास को चाहने वाले जितने लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं और लगातार जुड़ते रहेंगे। अब उसमें कौन और लोग जुड़ेंगे समय आने पे बताएंगे। तो हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, इनका साफ तौर पर कहना है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब कल यहाँ से बीजेपी प्रदेश कार्यालय से जब ये मुद्दा उठा था, उसके बाद से ही लगातार न सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा बल्कि ईडी की कार्रवाई, इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता में जो कई ऐसी बातें कही हैं कि विधानसभा चुनाव आते ही कहीं ना कहीं ईडी का प्रवेश राजस्थान में हो चुका है। ईडी और विधानसभा चुनावों को जोड़कर उन्होंने बात कही कि आज कुत्तों की तरह ईडी राजस्थान में घूम रही है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि बौखलाहट उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। उसी को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता हुई है जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है राजस्थान में, उस वजह से ईडी यहाँ पर आई है और इसको अलग तरीके से राजस्थान के मुखिया ले रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की, आपको बौखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में शामिल होने के प्रश्न में लक्ष्मीकांत जी ने साफ कर दिया है कि जो भी राजस्थान में अमन, चैन, खुशहाली चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग और कई और बड़े चेहरे भी बीजेपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इस दौरान तेज टीवी की टीम ने बानसूर विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत से की खास बातचीत। विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ पे मौजूद है भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत।
किन मुद्दों को लेकर चुनाव के जनता में जाएंगे, जनता की क्या राय है वो आप लोगों को दिखा चुके हैं। हालांकि मौजूदा कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक है शकुंतला रावत, उनके विषय में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन सवाल त्रिकोणीय मुकाबले का इस वक्त मानसूर की जनता क्या पसंद करती है क्या नहीं। शेखावत जी से कुछ तीखे सवाल भी करेंगे उसके विषय में। शेखावत जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। नवतेज टीवी और आपके सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। प्रणाम, नमस्कार। भाजपा की तरफ से आप पर टिकट का दाव खेला गया है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत ही आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और प्रत्याशी यहाँ बानसूर विधानसभा से बनाया। मुझे अब के ये पता लगा है और सभी भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिए गए हैं वो जनभावना के अनुरूप दिए गए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और जनभावनाओं का सम्मान हुआ और मैं बानसूर विधानसभा की जनता जनार्दन 36 कौम का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रमुखता से मेरा नाम सुझाया, जिसके कारण मैं यहां उम्मीदवार बन पाया। चलिए, अगर राजस्थान की बात करें तो जैसे ही बीजेपी की तरफ से सूची ओपन की जाती है प्रत्याशियों की, तो विद्रोह शुरू हो जाता है, धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं बीजेपी के। तो क्या लगता है कि इन चीज़ों से कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान में भी इसके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। पिछले चुनाव में भी केवल कुछ ही मतों से पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, जिस तरह से पूरे राजस्थान का माहौल और फीडबैक हमको मिलता है, यहाँ राजस्थान में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगे। जाति गणना के आधार पर यहाँ पर मतदान होता है या फिर चेहरे को देखकर? अलवर जिले में आज की स्थिति में यहाँ हमारे 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी पिछली बार चुनाव जीते हैं। बाकी कुछ लोग बसपा के सिंबल से 2-3 इलेक्शन जीते हैं। किशनगढ़ से खैरिया जी, तिजारा से संदीप जी यादव। तो चेहरे को भी यहाँ काफ़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जनमानस में अच्छी पैठ रखती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप टिकट देती है, तो पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है। बानसूर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलेगा या फिर देवी सिंह शेखावत के चेहरे को? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। और रही बात कि मैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी हूँ, यहाँ सभी लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। मैं सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। मुझे यूआईटी के चेयरमैनशिप करते हुए लोगों ने देखा है और पूरे ज़िले भर में मैंने पार्टी का सम्मान उस पद पर रहते हुए बढ़ाया, उस पद का सम्मान उस पद पर रहते हुए बनाया और गरीब अमीर का, हर जाति का, हर व्यक्ति का मैंने सम्मान किया है। और यही आशीर्वाद है कि जनता का आशीर्वाद भी मुझे भरपूर मिलता है। चलिए शेखावत जी, समस्याएं क्या हैं बानसूर विधानसभा में? अक्सर हमने पब्लिक में भी देखा जाकर परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। जो गुंडागर्दी का माहौल जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, देखने को मिल रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी का ये आलम रहा कि सब यहाँ हर व्यक्ति को ये पता है कि राजनीति का संरक्षण किस तरह अपराधियों को मिला। इस तरह के जघन्य हत्याकांड यहाँ हुए, इस तरह की घटनाएं यहाँ हुई, जिनका विवरण करते भी आदमी का दिल कांप जाता है। भूपछेड़ा में सुनीता नामक महिला, उसका अपहरण हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। बड़े निर्मम तरीके से हत्या हुई। 22 दिन तक वो महिला घर से अपहृत रही। मैनपुर में एक बालक जिसकी पुलिस ने लिपापोती कर दी, वो बालक वैसे चला गया, फिर उसकी डेड बॉडी दबी हुई मिली, कंकाल बाहर आ गया। एक मर्डर जो दिल्ली में हुआ, उस व्यक्ति ने उस मर्डर किए हुए व्यक्ति को छुपाने के लिए उपयुक्त स्थान इस बानसूर की धरती को समझा, तो ये अपराधियों के लिए संरक्षण का स्थान बन गया। यहाँ अपराधी, गुंडे, मवाली और उचक्के लोगों का इतना बोलबाला रहा कि अपनी अपनी धाक जमाने के लिए
व्यापारियों को भी उन्होंने लूटा। व्यापारियों को भयाक्रांत करने के लिए, अपनी चौथ वसूली के लिए, रंगदारी के लिए गोलियां चलाई। और इस तरह के घटनाक्रम जो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बानसूर विधानसभा क्षेत्र, जो कि सबसे शांतिप्रिय क्षेत्र है, इसको क्राइम में पूरे अलवर में सबसे टॉप पर अगर पहुँचाया तो वो शकुंतला जी रावत के कार्यकाल में पहुँचा। तो मौजूदा विधायक रही हैं शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री भी रही हैं, क्या कोई उन्होंने कोशिश की कोई नया प्रोजेक्ट लाने की या रोजगार देने की या कोई बानसूर विधानसभा के लिए कुछ नया करने की? पिछले 10 सालों से वो राजस्थान विधानसभा में हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहले 5 सालों में वो ये कह के बसती रही कि भाई मेरी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और लोगों से अपनी जवाबदेही के प्रति बड़ी उदासीन रही। अब के 5 साल में वो काफ़ी अच्छे पावर में रही, कैबिनेट मंत्री रही, और मंत्री रहने के बाद उन्होंने जिस तरह से उपेक्षा की, सरकारी नौकरियां तो इस कार्यकाल में सारी बिकी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी वो किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकी। और उद्योगों का आलम यह है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में केवल उन्होंने बोर्ड लगा दिए और एक भी इंडस्ट्रियल एरिया धरातल पर नहीं आया, और इस तरह करके उन्होंने जनता को बरगलाने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया, अपना उल्लू सीधा किया। विकास करने के लिए केवल उन्होंने अपना निजी विकास किया है, क्षेत्र की घोर उपेक्षा रही है। चलिए, विपक्ष के होते हुए आपने किन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के कार्यकाल में उनकी बिल्कुल उदासीनता रही, और जो फंड पंचायत समिति में था उस समय चुनाव नहीं हुए और सारा फंड खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उसमें उस समय ये सरकारों की उठापटक चल रही थी, और उसी का लाभ लेकर उन्होंने हमारे राजस्थान के सीएम को ब्लैकमेल करने में कोई कसर छोड़ा नहीं, और यहाँ सारा पैसा जो पंचायत समिति का था वो खुर्द-बुर्द हुआ। जनता के दुख दर्द में उन्होंने ध्यान दिया नहीं। कोरोना काल में हम बहुत सक्रिय रहे, लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की, निजी तौर पर की। इसके बाद यहाँ भिवाड़ी में हमारे ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र में बानसूर और हरसोरा थाने को लगा दिया गया था, और इनको एडीएम कार्यालय भी हमारे भिवाड़ी में लगा दिया गया था। इसके लिए मैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी गया, और इतना सरकार पर हमने दबाव बनाया कि उसको स्थानांतरित वापस एसपी कार्यालय भी अलवर करना पड़ा, एडीएम कार्यालय भी अलवर करना पड़ा, और आज यही कारण है कि हमें कोटपूतली ज़िले में उसी कारण से जोड़ा गया है। ये तो प्रशासनिक रहा, और क्षेत्र के हर दुख दर्द में, चाहे भूपसेड़ा हत्याकांड हो, चाहे मैणपुर का नरकंकाल हो, चाहे और भी कोई कार्य हो, समय समय पर यहाँ भ्रष्टाचार एकदम ऊंचाइयों को छू गया। हमने पार्टी के स्तर पर हर छोटी से बड़ी घटना का समय समय पर बहुत तीव्र विरोध किया है। चलिए, बीजेपी की जो गुटबंदी है, क्या वो आने वाले समय में इस चुनाव में हानिकारक सिद्ध हो सकती है? बीजेपी में कोई गुटबंदी नहीं है। मैं आज आपको ये बता सकता हूँ कि जितने बीजेपी में आकांक्षी हमारे थे, सभी लोग एक साथ आ चुके हैं। महेंद्र जी यादव, वो भी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे साथ होंगे, और पार्टी इसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रयास कर रहा है। चलिए, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अपनी विधानसभा के लिए? मैं हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, मंगल के लिए यहाँ कानून व्यवस्था को सुचारू करने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था ही अव्यवस्थित होगी तो हमारे यहाँ नए इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। लोग अपने बच्चों को, जिगर के टुकड़ों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो कहीं व्यसन में नहीं जाएं, अवैध हथियारों में नहीं जाएं, और अनैतिक कार्यों में नहीं जाएं। इन चीज़ों का हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, व्यसन से दूर हों, और यहाँ ऐसा माहौल हो कि हमारा ये एजुकेशन का हब है, ये और बड़ा बने, ताकि हमारे बच्चे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि भारत राष्ट्रगुरु बने, उसमें अपना योगदान दे सकें, और बानसूर विधानसभा क्षेत्र अपराधियों की राजधानी नहीं होकर भारत के सभ्य, शिक्षित और समृद्ध नागरिकों का हिस्सा बने, ऐसी मेरी कामना रहेगी। चलिए शेखावत जी, अंतिम
क्या कहना चाहेंगे जनता को, बानसूर की विधानसभा, क्या मैसेज करना चाहेंगे? बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस रोज से टिकट मिला है बड़ी उत्साहित है, आशीर्वाद देने के लिए लालायित है। सुबह से शाम तक भीड़ का आलम रहता है। जहाँ भी जाता हूँ लोगों का बहुत आशीर्वाद और स्नेह मिलता है और मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बानसूर विधानसभा क्षेत्र से अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी, जो कि जिले की भी बड़ी जीत होगी और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ कि जो ये जनता मुझे अपने परिवार का सदस्य समझती है, इनकी आशाओं पर मैं खरा उतरूंगा और इनका नाम राजस्थान की विधानसभा में मैं बढ़ाऊंगा। इस क्षेत्र को सम्मान दिलाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और विकास में इस क्षेत्र को टॉप पर ले जाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। हमारे साथ में मौजूद थे बानसूर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत, जिन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया मौजूदा विधायक पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी स्थिति गंभीर रही। जनता क्या तय करेगी, चुनाव के परिणाम के पश्चात में पता चलेगा, लेकिन लगभग शेखावत जी जनता में घुल मिल गए हैं। समाज सेवा में एक अहम योगदान भी रहा है इनका। तो फिलहाल सबसे बड़ी समस्या बानसूर विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर की है, भ्रष्टाचार की है, बेरोजगारी की है, सड़क व्यवस्था को लेकर भी चिंता है कई लोगों के अंदर। जनता की राय में आप लोगों को दिखाया भी। तो देखते रहिए नवतेज। आबू रोड के निकट मोरथला पंचायत बना अवैध खनन का गढ़। गोचर भूमि और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से खनन कर रहे लोगों को ग्रामीणों के रोकने पर उसके साथ मारपीट की गई, जिस पर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि मोरथला गांव में पिछले 20 वर्षों से पश्चिम बनास नदी के पास यूआईची की भूमि पर खनन माफिया बजरी और पत्थर का खनन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि पर लगभग 200 फीट तक गड्ढे हो गए हैं। खनन माफिया रोजाना बजरी और पत्थर निकालकर मुख्य मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मत बोलो। कोटा शहर के बायोलॉजिकल पार्क में केयर टेकर पर टाइगर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केयर टेकर रामदयाल टाइगर के पैर में घाव होने पर उस पर दवा का स्प्रे करने गए थे, तभी टाइगर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में वन विभाग और पुलिस अलग अलग जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, वन विभाग के अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकारी स्तर पर जो भी मदद परिवार की होगी की जाएगी। केयरटेकर थे, जो सबसे सीनियर और सिंसियर व्यक्ति थे और ये उनका रूटीन का काम है इस पर काम करने का। हमें भी इसका जानने का दुख है। अभी वर्तमान पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। पुलिस की जो रिपोर्ट्स आएगी और इसकी इंक्वायरी अलग से हम नहीं करेंगे। जो भी इनकी परिवार की मदद होगी हमारे स्तर पर। रामदयाल नागर हैं, इनके पिताजी का नाम गंगाराम जी नागर, जो फॉरेस्ट विभाग में थे, फॉरेस्टर से रिटायर्ड हुए हैं और इनका जो बायोलॉजी के पार्क में 20-25 साल से सर्विस कर रहे हैं और इनका टाइगर ने हमला कर दिया। इनको बहुत बड़ा घाव है। हमने पोस्टमार्टम देखा है। पोस्टमार्टम के टाइम में बहुत दर्दनाक स्थिति में इनकी मौत हुई है और हम आशा करते हैं, परिवार बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है और बड़ी प्रतिशत दे रहा है। इनके बच्चे जो बेरोजगार हैं, 2 बच्चे हैं जो, और एक बच्ची जो भी पढ़ी लिखी बेरोजगार है। इनकी मिसेज का जो है ऑपरेशन हुआ है थोड़े दिन पहले और बहुत इनके पिताजी का भी 15 दिन पहले। करीब 28 गाँव थे और कुछ पंचर लेसेटेड वुंड थे, जैसे दांत से और पंजे से, नाखूनों से जैसे इंजरी जाती है। कुछ इसके शेर के जो कैनाइन दांत होते हैं आगे के, उससे जो चोटें आनी होती हैं, इस तरह की चोटें आई थी। 2-3 जगह इसके फ्रैक्चर भी आए हैं, जैसे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, बाईं क्लेविकल हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, बाईं तरफ की फर्स्ट रिब और कुछ पसलियों का हो गया, गर्दन की हड्डियों का भी इसके फ्रैक्चर हो गया था और गर्दन इसकी टूटी हुई थी। फेफड़े में भी चोटें थी और कुछ शरीर की कई तरह की इसकी चोटें।
चित्तौड़गढ़ में शरद पूर्णिमा पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण होने के चलते शाम 4 बजे से मंदिरों के कपाट करीब 12 घंटे के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए महंत चंद्र भारती जी महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा अश्विनी नक्षत्र में खंडग्रस्त चंद्र ग्रहण होगा, जो कि रात करीब 1:05 से 2:24 तक रहेगा। साथ ही बताया कि ग्रहण का सूतक शाम करीब 4 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि रविवार सवेरे 4 बजे तक रहेगा। अश्विनी नक्षत्र में चंद्र ग्रहण होने के कारण कई राशियों के जातकों के लिए यह ग्रहण सही नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें इस ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। आज जो है संवत 2080 अश्विनी शुक्ल पक्ष 15 शनिवार दिनांक 28/10/2023 को 4:05 पे सूतक लगेगा और जो इनका जो चंद्र ग्रहण का जो रहेगा इसमें वो 1:05 से लेके जो है शुरुआत होगी और उसके बाद 2:56 तक 2:23 तक रहेगा और उसके बाद 3:56 पे उसका जो है पूर्ण रूप से ग्रहण का जो है मोक्ष हो जाएगा। और ये मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, कन्या के लिए और मकर राशि के लिए बहुत ख़राब रहेगा और इसमें जो है बीमारी का डर रहेगा, देश में उथल पुथल का रहेगा और ये जो इसका जो प्रभाव है दूसरी राशियों पे भी वो इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जो ये 4 राशियाँ हैं उनमें ज़्यादा है और उस समय कोई भी इसको देखे नहीं और उस समय भगवान का सिमरन करें, भजन करें और जो है भोजन भी ना बनाए तो अच्छा है और आगे 4 बजे से पहले अगर वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं बहुत है। और सब जो है उस परमपिता परमेश्वर या सुंदरकांड या हनुमान चालीसा इसका पाठ करने से, राम जी का पाठ करने से, गीता पढ़ने से इस ग्रहण को। प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी कर रही है, जहां एक और भाजपा की ओर से करीब 10 दिन पहले रामावतार बैरवा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क शुरू कर दिया है। साथ ही कोट खावदा में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नेता गिरिराज बैरवा ने सभी कार्यकर्ताओं को रामावतार बैरवा को भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प दिलवाया। लेकिन भाजपा में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है, जहां 6 मंडल अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय पर प्रत्याशी बदलवाने के लिए रामावतार बैरवा का विरोध कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तीसरी सूची में चाकसू विधानसभा में प्रत्याशी घोषित नहीं होने पर कार्यकर्ताओं में मायूसी भी देखी जा रही है, जिस पर वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सूची देरी से जारी होने से प्रत्याशी को समय की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाकसू विधानसभा क्षेत्र का काफी लंबा चौड़ा है। आपको बता दें पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क नहीं हो पाएगा, इसीलिए जल्द से जल्द चाकसू में प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव का मद्देनजर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने अवैध गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अरुण चौधरी ने बताया कि नोहर पर सूचना के आधार पर एक नीले रंग की कार को रोकने का इशारा किया गया। तब आरोपी अमनदीप सिंह ने गाड़ी के साथ भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी की कार की तलाशी लेने पर उससे 6 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही कार को जब्त कर लिया गया है। वनस्थली में 67वां जिला एथलेटिक्स व खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एकलव्य मॉडल स्कूल की छात्राओं ने इतिहास रचते हुए 10 गोल्ड, 24 सिल्वर और 7 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष की चैंपियन ट्रॉफी की विजेता रही चंद्र प्रकाश खंडेलवाल ने बताया कि एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, साथ ही कई पदक भी जीते। इसी के साथ बालिकाओं के विद्यालय आगमन पर प्रधानाचार्य और स्टाफ सदस्यों ने सभी बालिकाओं का स्वागत किया।
केरली कस्बे के वाल्मीकि समाज ने निकाली शोभा यात्रा। श्री रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आकर्षक सुसज्जित शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्ग से होकर निकाली गई, जहां कस्बे वासियों ने जगह जगह पर शोभा यात्रा में चल रहे वाल्मीकि समाज के लोगों का स्वागत सम्मान पुष्प वर्षा कर किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत पे रखी कड़वी में आग लग गई, जिसके बाद 8 बीघा की कड़वी जलकर राख हो गई। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसान सुल्तान गुजर ने बताया कि मैं खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक मुझे आग की लपट दिखी। इस दौरान मौके पर जुटे ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 7 बीघा खेत की करब 45 कट्टा और घर सहित साहब खत्म कहानी है गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सघन परिवहन जांच की जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर के निर्देशन में अक्टूबर माह में पूरे राज्य में 743 वाहनों को निरुद्ध किया गया। इन सभी की ई वेबिल की जांच के उपरांत विभाग को 9.83 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इसके साथ ही 674 किलोग्राम कीमती धातु को भी निरुद्ध किया गया है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाणिज्यिक कर विभाग के सभी 16 जोन में मतदाताओं को लुभाने वाली सामग्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही बता दें, मुख्य आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर के अवैध परिचालन को नियंत्रण करने के निर्देश के बाद पंजीकृत और गैर पंजीकृत गोदामों की भी नियमित रूप से जांच की जा रही है। पूरे राज्य में सघन अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आदर्श आचार संहिता की पालना के तहत है। और इसमें अभी तक 66 करोड़ का माल एक ही महीने में निरुद्ध किया गया है, जिसमें 674 किलोग्राम चांदी भी शामिल है। और ये पूरे स्टेट के आंकड़े हैं। जो सीसीटी सर हैं हमारे, उनके निर्देशानुसार पूरे राज्य में ये कार्रवाई जारी है। और इस कार्रवाई में 743 वाहनों को निरुद्ध किया गया है और इनसे ये सभी 66 करोड़ का माल फिलहाल निरुद्ध किया गया है। लगातार हमारी कार्रवाइयाँ पूरे राज्य में जारी हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जारी हैं और वहाँ के जो कर विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी यहाँ मुख्यालय में स्थापित है, तो सभी अधिकारी भी हमारे कंट्रोल रूम के मार्फत और अपने सक्रिय सूत्रों के मार्फत इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। सभी 200 विधानसभा सीटों पर तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर आम आवाम को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगे हुए हैं। इस दौरान नवतेज टीवी की टीम ने अलवर ग्रामीण विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली से की खास बातचीत। इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी व मौजूदा विधायक व मंत्री जूली जी मौजूद हैं। सीधे सवाल होंगे, सीधे जवाब होंगे। और आज आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर अपनी जो यात्रा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस स्थान पर जा रहे हैं टीकाराम जूली, उस स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। किसान के बेटे हैं और लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बनने वाला है? एक तरफा माहौल है, कांग्रेस की सरकार आ रही है राजस्थान के अंदर और देश के अंदर भी 400-500 जगह जहाँ चुनाव है, सभी जगह कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत आएगा और आने वाले समय में देश के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी। आज जनता इनके झूठे वादों से उब चुकी है। युवा जानना चाहता है कि हमारे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। किसान ये जानना चाहता है कि हमारी जो आमदनी दुगुनी करने की बात आप करते थे उसका क्या हुआ। व्यापारी कहता था कि एक बहुत ही अच्छी जीडीपी यहाँ की होगी, अच्छा व्यापार चलेगा, उसका क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आज जनता सब जान रही है कि इन लोगों ने कुछ भी किया नहीं है। देश के अंदर जो भाईचारा था उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। जगह जगह दंगे फसाद होते रहते हैं, इनके कोई फ़र्क पड़ता नहीं है।
क्या लगता है कि बीजेपी तो ये कह रही है कि रेवड़िया बांटने का काम कर रही है गहलोत सरकार? गरीब की मदद करना, प्रदेश के व्यक्ति की मदद करना, आम व्यक्ति को संबल देना, तो क्या ये रेवड़ी है? बीजेपी ने जब किसानों को सम्मान निधि दी इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये, तब इन्होंने कौन सी रेवड़ी नहीं थी क्या वो? तब इनको रेवड़ी नहीं दिखी। वहाँ वो कुछ भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों को करते हैं सिंबल के रूप में। या राजस्थान सरकार आज से नहीं पहले से ही सोशल सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे लागू किया है। मिनिमम इनकम गारंटी कानून राजस्थान के अंदर लागू किया है, ताकि यहाँ के लोगों को एक गारंटी हो कि कम से कम इतना पैसा तो सरकार देगी। आज सरकार ने पूरी मदद की है आम व्यक्ति की, महिला की, गृहिणी की, युवाओं की, और इसी आधार पे आप देखेंगे कि राजस्थान आज जीडीपी में देश के अंदर सेकंड नंबर पे तरक्की कर रहे हैं। और आने वाले समय में विजन 2030 जो हमने बनाया है, राजस्थान पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे होगा। यहाँ तरक्की होगी, शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी, वो स्टेट बनेगा। उद्योग मंत्री रह चुके हैं अपने क्षेत्र के अंदर, ऐसा कौन सा उद्योग लाए जो गरीब जनता के लिए रोजगार साबित हो सका? देखिए, मेरे यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया मालाखेड़ा के अंदर सैंक्शन कराया है, अभी शुरू नहीं हो पाया है एनसीआर की वजह से। उसमें भारत सरकार को हमने कई बार लिखा है कि हमें एनसीआर से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो अभी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ अलवर में जो हमारी इंडस्ट्री थी उसके लिए बड़े बड़े पैकेज सरकार ने दिए हैं। 1000 करोड़ रुपए ग्रेटर भिवाड़ी के सरकार ने दिए हैं ताकि यहाँ पे रोज़गार आए। यहाँ 4-4 एसपी बैठे हैं, 3-3 कलेक्टर बैठे हैं, तो नए ज़िले बनने से भी काफ़ी रोज़गार आएगा, नए बिल्डिंगें बनेंगी, नए बिजनेस आएंगे और इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ लोगों को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम कल भी कई गांव का दौरा कर चुके थे, वहाँ पे ग्रामीणों को ये कहना है कि पानी की कोई भी समस्या का सरकार की तरफ से हल नहीं किया गया। देखिए, हमने यहाँ पे काफ़ी हल किया है पानी के लिए। यहाँ जयसमंद बांध है, उसको भरने का काम भी हमने किया है। पूरे इलाके के अंदर स्कीमें बनाकर, जेजेएम की स्कीमें, अन्य स्कीमें बनाकर हमने काफ़ी काम ग्रामीण एरिया के अंदर किया है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि यहाँ ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। ईआरसीपी के पानी के बिना काम चल नहीं सकता, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ईआरसीपी का प्रोजेक्ट जो है इन्हीं की सरकार में, बीजेपी की सरकार में बना था, लेकिन इन्होंने उसको लागू नहीं किया। आज हम उसको लागू करना चाह रहे हैं तो भारत सरकार उसको मना कर रही है, और इसकी वजह से अलवर सहित 13 जिलों के अंदर भयंकर रोष है कि ईआरसीपी का पानी आना चाहिए। तो किसान की प्यास तो तभी बुझेगी जब पानी आएगा। आज जब पीने को पानी नहीं है, किसान खेती कहाँ से करेगा? प्याज का बहुत बड़ा यहाँ फसल होती है, किसान प्याज पैदा करता है, लेकिन पानी नहीं है। पानी नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है, खर्चा महंगा पड़ रहा है। किसान को जो आमदनी दुगुनी करने की बात करें तब तो आधी भी नहीं रह गई है, यह हालत हो गई है। ईडी के छापे लगातार कांग्रेस नेताओं पर, विधायकों पर पड़ रहे हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस डरने वाली नहीं है। आज इलेक्शन है तो इनकी ईडी याद आ रही है। आज से पहले कहाँ थे लोग? आज से पहले ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और जिन पे कार्रवाई की उनके रिजल्ट क्या रहे? पूरे देश के अंदर सभी जितनी भी पार्टियां हैं उनको डराने धमकाने का काम बीजेपी कर रही है। इसलिए लगातार कहीं ईडी के, कहीं इनकम टैक्स के, कहीं सीबीआई के छापे पड़ते रहते हैं। इनसे मैं समझता हूँ कांग्रेस डरने वाली नहीं है। पूरे देश के लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। सबसे पहले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी ईडी ने परेशान किया, लेकिन वो डरने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने सारी चीज़ों का सामना किया। आज वो सारा रिजल्ट जो है जनता के सामने है। मौजूदा विधायक भी रहे हैं आप, किन मुद्दों को लेकर दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जो मैंने काम शुरू किए हैं, एक तो उनको पूरा करना है और दूसरा जनता की सेवा करनी है। मॉडल एजुकेशन, मॉडल हॉस्पिटल और युवाओं को रोजगार, ये मेरी आने वाले समय में प्राथमिकता है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। कितने मार्जिन जीत पाओगे? ये तो जनता बताएगी, जनता कितने में जिताती है। अब मैं कोई अपनी तरफ से कोई बताऊं तो अपने आप में बड़े बोल होंगे। जनता माता खुद पर कितना ज्यादा भरोसा है? जनता पे कितना ज्यादा भरोसा है? 1000% तो जनता पे भरोसा है और 1000% खुद पे भरोसा है। चलिए, काफी समय से विधायक, जब आप 5 साल सत्ता में रहे, एक चुनाव जिन्हें होता है, एक पार्टी का होता है, एक चेहरा होता है, तो क्या इस बार चेहरे को वोट पड़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी के इस चिन्ह को? देखिए, दोनों को ही पड़ेगी।
कांग्रेस सरकार ने भी काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और मैंने भी कोई काम करने में कमी नहीं छोड़ी है। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जनता से डायरेक्ट संवाद है। किसी भी प्रकार का कोई मीडिएटर हमारे बीच में नहीं है। हमने जनता के लिए पूरी 5 साल तक खून पसीना बहा है। दिन हो रात हो कोई समय हमने नहीं देखा। सुख में दुख में जब भी जनता ने याद किया इसके बीच में खड़े रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में मौजूद थे टीकाराम जूली, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अलवर ग्रामीण क्षेत्र से और मौजूदा विधायक व मंत्री भी हैं। पूर्ण विश्वास है उन्हें, जीत का दावा ठोक रहे हैं। आने वाले चुनाव में किस तरह का परिणाम रहेगा वो तो आम जनता तय करेगी। फिलहाल पूरे जोश शोर से इनकी जनसभाएं चल रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैक्टर पर हैं और आम लोगों की तरह इस वक्त जनता में जा रहे हैं। जयराम जाटव का भी पूरा दावा है कि इस बार वो जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को इस विधानसभा में बढ़त दिलाएंगे। तो फिलहाल आने वाला परिणाम क्या कहता है देखते रहे। दंगल राजस्थान का गुरमेज राणा के साथ में और कैमरामैन विनोद कुमार। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।